डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं यशवंत कुमार दीपक पटना से आज मैं पुनः आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु जो बीपीएससी एंड यूपीएससी के सिलेबस पर आधारित है लेकर आया हूँ। मानव विज्ञान के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बीपीएससी में यह कई बार पूछा जा चुका है। आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे और परीक्षा में इसका प्रश्न का उत्तर करके आएंगे। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो लेकर आया हूं मैं, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। कभी कभी एक शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, संथाल जनजाति एवं संस्कृति संपर्क। संस्कृति संपर्क का जो प्रभाव है वो उसके सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर और उसके सांस्कृतिक जीवन पर किस प्रकार से पड़ा है, इसका भी हम लोग इसमें उल्लेख करेंगे। चलिए शुरू करते हैं संथाल जनजाति से। संथाल जनजाति को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि संथाल जनजाति में बहुत सारे शब्दावली जो हैं हमारे सामान्य समाज से अलग होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास। एक संथाल जनजाति का इतिहास कैसा रहा है और इसका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक क्रियाकलाप पर बिंदुवार प्रकाश डाला जाएगा। चलिए, संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी एवं सभ्य जनजातियों में से एक है। भारत में इसकी आबादी लगभग 15 करोड़ है। क्लियर है। प्रारंभ में यह जनजाति पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के साउथ क्षेत्र में लंबे अरसे से रहने के कारण इसे सहोत्तर कहा जाता था। बाद में कालांतर में इसका नाम संथाल पड़ गया। 1922-23 में सरकार ने इसके लिए एक अलग से प्रदेश दामन ये कोह की स्थापना की। इसलिए संथाल जनजाति जिस क्षेत्र में रहती है उसे दामन ये कोह के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में यह जो क्षेत्र था दामन ये कोह, यह क्षेत्र जंगलों एवं पहाड़ों से भरा पड़ा था। लेकिन संथाल लोग प्रकृति से काफ़ी मेहनती होते हैं, जिस कारण से संथालों ने शीघ्र ही इस क्षेत्र को साफ सुथरा कर इसको कृषि योग्य बना दिया और हरा भरा क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से देखा जाए तो संथाल जनजाति का इतिहास काफ़ी गौरवमय है। 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। ऐसा आप लोग जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। वर्तमान में यह जनजाति झारखंड राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजाति के रूप में है, जो झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह इत्यादि स्थानों में पाए जाते हैं। संथाल परगना प्रमंडल झारखंड राज्य की प्रशासनिक इकाई एवं कमिश्नरी है। इसमें 6 जिले आते हैं। गोड्डा है, गोड्डा, देवघर, दुमका मुख्यालय है, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ जिला आते हैं। बिहार के संदर्भ में यह जनजाति मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, हवेली, खड़गपुर इत्यादि जगहों में पाई जाती। ये है दोस्तों संथाल जनजाति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इसके अंदर संथाल जनजाति में जो है सो कौन कौन सा शब्दावली आता है, शब्दावली को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने साइड में शब्दावली को लिख दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ये बोली है, संथाली भाषा है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है। इसको जो लिखना चाहें जो भाई बहन उसको लिख सकते हैं। मैं बिंदुवार इसका चर्चा करता हूँ। संथाली जनजाति का बोली क्या है, लिपि क्या है, प्रजातीय विशेषता क्या है, विवाह क्या है, गोत्र क्या है, इन सबों को बिंदुवार में चर्चा करूँगा जो उसके समान पर्चे के अंतर्गत आता है। चलिए, शब्दावली है। पहला है शब्दावली है संतारी। बोली किस प्रकार की बोली जाती है? संतारी यानी संथाली भाषा। यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। लिपि क्या है दोस्तों? लिपि ओल चिकी है, जो 1925 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित है। ओल चिकी जी हो, संथाली भाषा और जो लिपि है ना, ये हमारे क्या है,
ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 92वां संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर है। लिपि ओलचिकी है। प्रजातीय विशेषता क्या है? प्रोटोस्टलाइड विशेषता है इसका। विवाह में, इसके समाज में विवाह को बापला बोला जाता है। बापला मीन्स शाब्दिक अर्थ होता है दो परिवारों का मिलन। गोत्र पर आते हैं। गोत्र को पारिस बोला जाता है। गोत्र चिन्ह की भी इसमें प्रावधान पाया जाता है, जिसको टोटम के नाम से जाना जाता है। कठोर सामाजिक दंड को बिटलाहा कहा जाता है। बिटलाहा मतलब होता है समाज से बहिष्कृत कर देना। गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। पूजा के स्थान को जौहर थान कहा जाता है। और गांव का मुखिया जिसके सामने गोल चबूतरा होता है, जिस पर वो बैठ के पंचायत का कार्य करता है, उसको मांझी थान के नाम से जाना जाता है। अब कई अंतर्ग्रामीण मुखिया जो होता है उसका भी एक हेड होता है, जिसको परगनेत के नाम से जाना जाता है। मांझी की पंचायत मांझी थान पे। देवता को सिंह बोगा के नाम से जाना जाता है। सिंह बोगा यानी सूर्य, सर्वसे शक्तिमान जो है सो देवता संथाल जनजाति में सिंह बोगा को माना जाता है। इसे ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। बधू मूल्य, संथाल जनजाति में बधू मूल्य का प्रावधान है। बधू मूल्य का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उसके अंदर लड़कियों को खरीदा एवं बेचा जाता है, बल्कि जनजातीय समाज में महिलाओं को काफ़ी ही उच्च स्थान और बहुत ही सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है। बधू मूल्य से पता चलता है कि जनजातीय समाज में लड़कियों की का जो वैल्यू है बहुत अधिक है। बधू मूल्य है क्या चीज़, पहले इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बधू मूल्य को संथाल जनजाति में पौन के नाम से जाना जाता है। पौन बधू मूल्य है जो जब विवाह का इच्छुक वर जो होता है, वर द्वारा लड़की पक्ष के जो रिश्तेदार हैं, जो उसके माता पिता हैं, उनको विवाह के समय, विवाह के पहले कुछ निश्चित धनराशि देना अनिवार्य होता है। जिस जनजातीय समाज में पौन का प्रचलन है, अर्थात जो है बधू मूल्य का प्रचलन है, ब्राइड प्राइस भी बोला जाता है इसे, वहाँ पे बधू मूल्य को चुकाए बिना विवाह संभव नहीं है। किसी किसी जनजातीय समाज में बधू मूल्य बहुत अधिक होता है, जिस कारण से अगर कोई व्यक्ति बधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है तो कई व्यक्ति बधू मूल्य का चुकता कर एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं। तिब्बत में 4 भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं। वहाँ एक कारण है कि बधू मूल्य अधिक है। बधू मूल्य अधिक होने के कारण उनका जो है वो चुकता जो है सो 4 भाई मिलकर के कर देते हैं और एक स्त्री से विवाह कर सकते हैं। देवता सिंह बोगा हो गया। परंपरागत सामूहिक शिकार का एक प्रावधान है, जिसे लोवीर सांद्रा के नाम जाता है। प्रथा एवं परंपरा पे आधारित कभी कभी उनके अंतर्गत परंपरागत सामूहिक शिकार भी किया जाता है। हालांकि अभी आधुनिक युग में अब ये नाम का रह गया है, इसलिए छोटे मोटे शिकार को कर प्रथा एवं परंपरा को जिंदा रखने का प्रयास किया जाता है। जो ये परंपरागत प्रथा एवं परंपरा पर आधारित ये परंपरागत सामूहिक शिकार है, इसे लोवीर सांद्रा के नाम से जाना जाता है। जनजातीय समाज में, खासकर संथाल जनजाति में, बाहरी आदमी को दीकू के नाम से जाना जाता है। ये सब शब्दावली है दोस्तों। एक बार मैं पुनः इसे रिपीट कर देता हूँ। बोली संथाली, लिपि ओलचिकी, प्रजातीय विशेषता प्रोटोस्टलाइड, विवाह को बापला बोलते हैं, गोत्र को पारिस बोलते हैं। गोत्र भी कई प्रकार के हैं, गोत्र कई खूंट में बटे हुए हैं। गोत्र चिन्ह को टोटम बोलते हैं। गांव के मुखिया को मांझी बोलते हैं। अंतर्ग्रामीण जो हेड होती है उसको परगनेत बोलते हैं। कठोर सामाजिक दंड के अंतर्गत बिटलाहा दिया जाता है। पूजा के स्थान को जौहर थान कहते हैं। मांझी जहां पंचायत लगाते हैं उसको मांझी थान के नाम से जाना जाता है। देवता उनके अंदर सब जो शक्तिमान है उनको सिंह बोगा यानी सूर्य के नाम से जाना जाता है। परंपरागत सामूहिक शिकार लोवीर सांद्रा है। और बधू मूल्य को पौन के नाम से जाना जाता है। बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता है। ये सब शब्दावली है दोस्तों जो संथाल जनजाति में पाई जाती है और इसका ध्यान में रखना जरूरी है। जब हम संथाल जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ों का विश्लेषण करेंगे तो इन शब्दावली को उनके बीच में रखना बहुत आवश्यक होता है। चलिए चलते हैं। पहला बिंदु है सामाजिक जीवन। उनका सामाजिक जीवन कैसा होता है? तो सामाजिक जीवन है जैसे एक विवाह प्रथा है।
सामाजिक जीवन क्या है? एक विवाह प्रथा है, एक विवाही परिवार होता है, उसमें एक विवाह का प्रथा पाया जाता है। विवाह बापला, उसके अंदर विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। मुख्य प्रकार के विवाह का हम उदाहरण दे देते हैं, जैसे रेवर बापला। रेवर भी तो मध्यस्थ होता है, मध्यस्थ के आधार पर, मध्यस्थता के आधार पर जो विवाह फिक्स किए जाते हैं वर एवं वधू के बीच, उसको रेवर बापला के नाम जाते हैं। उसी तरह से सदाई बापला है, गोलाइटी विवाह। गोलाइटी विवाह भी बहुत आम है, बहुत प्रचलित है संथाल जनजाति में गोलाइटी विवाह। हम लोग इसको समान भाषा में गोल्टा विवाह भी करते हैं कि एक तरफ का लड़का लड़की दूसरे तरफ के लड़के लड़की से शादी कर लेते हैं, तो वो गोल्टा विवाह करते हैं। ठीक है। तुनकी दीपील गा बापला है, घर दी जीवे बापला है, जमाई बोलते हैं घर दी जीवे को, घर का जमाई है ना। बंगीर बापला है, इतूत बापला है, निर्बुलोक बापला है, राजी खुशी बापला है, राजा राजी बापला भी बोलते हैं, संग बापला और कुदाम बापला। ये सब विवाह के प्रकार हैं जो संथाल जनजातीय समाज में प्रचलित हैं। तो ये एक विवाह का प्रथा है। यह अंतर्विवाही समूह है। अंतर्विवाही समूह का मतलब होता है किसी भी जनजातीय समाज को या संथाल जनजाति को अपने समूह से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। इनके अंदर समगोत्रीय विवाह का निषेध भी पाया जाता है। अब आप जानते हैं जनजातीय समाज में, पूरे विश्व की बात करता हूँ, जनजातीय समाज में समगोत्रीय विवाह को बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में माना जाता है। इसीलिए समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि एक गोत्र के जो सदस्य होते हैं उनके पूर्वज एक होते हैं और उनके बीच में ब्लड एक होता है और उनके बीच में भाई बहन का संबंध पाया जाता है। इसीलिए एक गोत्र के बीच विवाह या यौन संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इनके अंदर समगोत्रीय विवाह का निषेध अनिवार्य रूप से पाया जाता है। चलिए, गोत्र को पारिस भी बोलते हैं। गोत्र को पारिस बोलते हैं जो 12 खूट में बटे होते हैं। किस्कू है, टुड्डू है, मुर्मू है, हांसदा है, हेब्रब है, बास्के है, मरांडी है, सोरेन है, बेसरा है, बेदिया है, ये सब इनका गोत्र है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किस्कू गोत्र से बिलोंग करता है तो वो किस्कू में शादी नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मुर्मू गोत्र से बिलोंग करता है तो वो मुर्मू में शादी नहीं कर सकता है। टुड्डू, मुर्मू, किस्कू ये सब इनका गोत्र है और समगोत्रीय विवाह कठोर रूप से वर्जित है। चलिए, विवाह जिस तरह से विवाह होता है प्रत्येक समाज में, तो विवाह विच्छेद होता है, उसी प्रकार से संथाल जनजातियों में भी विवाह विच्छेद का प्रावधान पाया जाता है। विवाह विच्छेद यानी तलाक का। इसमें तलाक की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। जो पक्ष तलाक देना चाहता है वह गले में साल के 3 पत्ते को बांध लेता है और सींग बोगा की ओर मुंह करके और 3 बार उच्चारण करेगा और साल के पत्ते को चीर देगा। इससे विवाह विच्छेद हो जाता है और उन दोनों के बीच का संबंध उसी वक्त से समाप्त माना जाता है। इनके अंदर प्रेफरेंशियल मैरिज किस प्रकार का है? तो साली विवाह एवं देवर विवाह सामाजिक रूप से अधिमान्य विवाह है। समाज में यह बहुत प्रचलित है और इसको प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि ऐसी विवाह संभव हो पाए। विधवा विवाह का भी प्रचलन इनके अंदर पाया जाता है। अब परिवार का देखते हैं स्वरूप क्या है। दूसरा बिंदु देखते हैं दोस्तों, परिवार इनके अंदर पितृसत्तात्मक है। मैट्रिआर्कल फैमिली होता है, इसलिए पितृवंशीय भी है और पितृस्थानिक भी है। कहने का मतलब है इस विवाह के पश्चात लड़की को अपने पति के घर आकर रहना पड़ता है और उसका जो वंश गोत्र जो है पति के हिसाब से चलने लगता है। उसके बच्चों का जो वंश गोत्र है वो पति का जो वंश गोत्र होगा, पुरुष पक्ष का जो होगा, पितृपक्ष को होगा, उस ओर से चलेगा। इसलिए यह परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानिक है। चलिए, इनके अंदर पितृशोश्रय प्रथा का प्रचलन, एमिटेट। पितृशोश्रय प्रथा क्या, मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। जो पितृसत्तात्मक परिवार है उसमें जो बच्चे होते हैं उसकी बुआ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने बुआ का आदेश का पालन करे, उसका अनुसरण करे। घर के प्रत्येक डिसीजन में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी प्रथा पितृशोश्रय प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि यह पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता है, पितृवंशीय परिवार की विशेषता है अथवा पितृस्थानिक परिवार की विशेषता है, तो जहाँ पे ऐसी विशेषता है वहाँ पे पितृशोश्रय प्रथा की भी विशेषता पाई जाती है। चलिए, परिहार प्रथा जिक्र करते हैं। अवॉइडेंस, परिहार प्रथा। संथाल जनजाति में परिहार प्रथा
पाया जाता है। एवॉइडेंस, परिहार प्रथा है क्या चीज़ है? परिहार मतलब होता है दूरी बना कर रखना, एक दूसरे से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं करना, प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना, एक दूसरे के सामने नहीं होना। परिहार प्रथा, घर की जो लड़कियां होती हैं उसके लिए आवश्यक है वो अपने भैंसुर और जेठ सास से दूरी बना कर रखे। इसका परिहार उसके अंदर पाया जाता है। हमारे आधुनिक समाज में भी जेठ के प्रति, ससुर के प्रति घर की बहू घूंघट डालती है और उसे किसी भी रूप से स्पर्श करने का मनाही होता है, स्पर्श नहीं करना। ये अवॉइडेंस है, परिहार प्रथा है। जो मानव शास्त्री हैं, मानव विज्ञानी, उनका मानना है कि किसी भी समाज में जो परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। परिहार प्रथा का प्रचलन क्यों हुआ है? दो व्यक्तियों के बीच, जिन दो व्यक्तियों के बीच परिहार प्रथा का प्रचलन पाया जाता है, उन दो व्यक्तियों के बीच यौन संबंधी संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ है। ठीक है, परिहार प्रथा है। अब जन्म संस्कार, इनके अंदर जन्म संस्कार किस प्रकार का है? जन्म संस्कार के अंतर्गत इनके अंदर छठिहार, चाचो छठिहार मनाया जाता है। ये है क्या चीज़? जन्म संस्कार के अंतर्गत शिशु का जो नाल होता है वो तीर के नुकीले भाग से काटा जाता है, काटे जाने का प्रावधान है। प्रथा एवं परंपरा के रूप में हिस्से से काटे जाने का प्रावधान है और छठी मनाया जाता है। विवाह के पूर्व बच्चों का एक नियम होता है, चाचो छठिहार बोलते हैं उसको। विवाह के पूर्व चाचो छठिहार मनाया जाता है। अगर चाचो छठिहार के पूर्व किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध नहीं किया जाता है और न ही उसका दाह कर्म किया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता है। ये नियम है उनके यहाँ। मृत्यु संस्कार आप देखते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं। मृत्यु संस्कार क्या है? संथाल जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि मरणोपरांत व्यक्ति की जो आत्मा है वह मायामयी दुनिया में चली जाती है, सबके साथ उसकी आवश्यक चीज़ों को भी सौंप दिया जाता है चिता पर। और चिता का जो एक खूंट होता है वह, उस पर एक मुर्गे की बलि दी जाती है और अंत्येष्टि क्रिया करने का अधिकार पुत्र को होता है, सबसे बड़े पुत्र को होता है। यही इसका विधान है। मृत्यु का 5वां दिन में तेल नहन होता है, बिना नमक की खिचड़ी बनती है और उसका भोग लगाया जाता है। ये इसका सामाजिक जीवन है जो विवाह से लेकर के मृत्यु संस्कार तक में इन क्रियाओं को किया जाता है। अब आते हैं इनके राजनीतिक जीवन पर। ठीक है, राजनीतिक जीवन इनका क्या है? प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, जैसा कि आमतौर पर होता है, पंचायत होती है। पंचायत का मुखिया जो है उसको मांझी कहा जाता है। और मुखिया के घर के आगे एक चबूतरा होता है जिस पर वो बैठ करके सारा चीज़, समस्याओं को डिस्कस करता है और समाधान निकालता है। उस चबूतरा को मांझी थान के नाम से जाना जाता है। मांझी की सहायता के लिए परमाणिक की नियुक्ति की जाती है। हमारे समाज में, आधुनिक समाज में क्या है? पंचायत में मुखिया होता है और वार्ड कमिश्नर भी उसके साथ नियुक्ति होती है, उसका चुनाव होता है। वहाँ पे क्या होता है? मांझी के साथ परमाणिक की नियुक्ति होती है। विवाह रस्म के लिए एक अलग से मुखिया होता है जिसको जोग मांझी कहते हैं, जो विवाह एवं रस्म के निर्वाह का, उस समाज में जो विवाह होगा या किसी प्रकार का रस्म होगा, उस रस्मों को पूरा करने के लिए, उस कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए जोग मांझी की व्यवस्था होती है। अंतर्ग्रामीण पंचायत का प्रमुख परगनैत के नाम से जाना जाता है, जो कई ग्राम समूह का एक मुख्य होता है, जो सबसे ऊपर का पोस्ट होता है, जो सबसे ऊपर का अधिकारी होता है, उसको परगनैत के नाम जाना जाता है। जनजातीय समाज में, संथाल जनजातीय समाज में बिटलहा, जब कठोर सामाजिक दंड के रूप में बिटलहा की अंतिम स्वीकृति इसी परगनैत के माध्यम से दी जाती है। इसकी अंतिम स्वीकृति अनिवार्य होती है। सामाजिक दंड के रूप में बिटलहा है। यदि प्रायश्चित कर लेता है, अगर अपराधी प्रायश्चित कर लेता है तो एक सामूहिक भोज होता है, इसे जोम के नाम से जाना जाता है, उसे दिया जाता है और पुनः समाज में मिला लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों?
अब है पारिवारिक विवाद। पारिवारिक विवाद के निपटारा हेतु मांझी द्वारा जो बैठक बुलाया जाता है, बैठक बुलाता है, उसको कुली द्रव के नाम से जाना जाता है। ये इनकी राजनीतिक संरचना है, जहाँ इनके छोटे मोटे विवादों का निपटारा किया जाता है। अब इनका आर्थिक जीवन किस प्रकार से है? दोस्तों, मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कहा था कि संथाल लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे दामन ये कोह के नाम से जाना जाता है। अब दामन ये कोह जो प्रारंभ में यह क्षेत्र था, वह जंगलों एवं पहाड़ों से भरा पड़ा था। ऐसी स्थिति में चूंकि वे प्रकृति से मेहनती होते हैं, उन्होंने उस जंगल और उबड़ खाबड़ जगह को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। तो वो प्रकृति से कृषक होते हैं, ठीक है, ये कुशल कृषक होते हैं। कृषक के अतिरिक्त ये पशुपालन कार्य भी करते हैं। पशुपालन के लिए भेड़, बकरी, गाय के का भी ये लोग रखते हैं अपने पास और पशुपालन कार्य करते हैं। संथाल जनजातीय समाज में जो कृषि भूमि होती है वह दो प्रकार की होती है। एक को खेत बोलते हैं, एक को बाड़ी बोलते हैं। अभी इनकी जो मैंने बताया कि इनका जो ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, जंगलों और पहाड़ों को इन्होंने कृषि योग्य भूमि बनाया है, जिस कारण से कुछ भूमि नीचे होता है और कुछ भूमि ऊपर होता है। तो जो भूमि नीचे रहता है, जिससे पानी का जमा होता है और फसल का उत्पादन अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी उपलब्ध रहता है, इसलिए उस ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? खेत बोलते हैं। और जो ऊंचा जगह है, जहाँ पानी नहीं जम पाता है और सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, फसल का अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है, वैसे जगह को बाड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए, धान की खेती प्रमुख है, धान का खेती किया जाता है इनके अंदर। परंपरागत रूप से ये लोग आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत प्रथा एवं परंपरा पर आधारित सामूहिक शिकार भी किया जाता है, और यह सामूहिक शिकार लोवीर सांद्रा के नाम से जाना जाता है। हम लोग चर्चा करेंगे इसका समाप्त होने के बाद कि संस्कृति संपर्क का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। संस्कृति संपर्क का इनके सामाजिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर और धार्मिक यानी सांस्कृतिक क्रियाकलाप पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको किस किस रूप में हम लोग परिभाषित करेंगे। इनके अंदर क्या क्या बदलाव आया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में। इन चीज़ों को जो बदलाव है उसको हम लोग बिंदुवार एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक जीवन हो गया, आर्थिक जीवन हो गया, अब है धार्मिक क्रियाकलाप। सांस्कृतिक जीवन इनका किस प्रकार से है? जनजातीय क्षेत्र में जहाँ इनका गांव होता है, उनके कुछ दूरी पर आम महुआ वृक्ष का एक कुंज होता है, थोड़ा सा 10-20 को लगा रहेगा, जिसमें इनका मानना है कि ये जो कुंज है, यहाँ पर ये इनका देवी देवता का निवास स्थान माना जाता है, और इस स्थान को संथाली भाषा में जोहर थान के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, इनका प्राकृतिक धर्म में विश्वास है, देवी देवताओं में विश्वास है, आत्माओं में विश्वास है, पूर्वजों, आत्मा का मतलब है पूर्वजों की आत्मा, यह शाश्वत सत्य है। विश्व के प्रत्येक जनजाति में किसी न किसी रूप में पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास है, और उनका मानना है कि उनकी जो प्रथा एवं परंपरा पर आधारित जितने भी नियम हैं, जो भी दंड का विधान है, नियंत्रित करने का जो भी तरीका है, वे सभी उनके पूर्वजों ने बनाए हैं। अगर वो प्रथा एवं परंपरा पे आधारित इस नियमों को तोड़ते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं, तो उनके पूर्वजों की आत्मा को तकलीफ होगा और वे उसे दंडित करेंगे सामूहिक रूप से। इस डर से वे किसी प्रकार का गलती करने का प्रयास नहीं करते। ये सामाजिक नियंत्रण का उनके अंदर बहुत बड़ा तरीका है। लोग डर से भी, उनके डर से किसी भी प्रकार का गलती करने से घबराते हैं, वो गलती नहीं करते हैं, इसलिए बहुत नियंत्रित समाज होता है।
उसके लिए उसको नियंत्रित करने के लिए किसी आधुनिक पुलिस बल या अति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो खुद से नियंत्रित हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है हम ये काम करेंगे तो हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें वाच कर रही है, हमें देख रही है और हमें प्राकृतिक रूप से दंड मिलेगा। ये उनमें अटल विश्वास पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संथाल जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वशक्तिमान देवता के रूप में सिंगबोंगा यानी सूरज, इसको सूरज कहते हैं, सूरज की उपासना की जाती है। ये लोग इनको ठाकुर के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ संथाल ग्रामों में सूरज को सीन कांडो तथा चंद्रमा को नींद कांडो के नाम से जाना जाता है। ये इनका ये है। इसके अतिरिक्त संथाल जनजाति में तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, दान जैसे भी कॉन्सेप्ट का विश्वास इनके अंदर पाया जाता है। मैंने कुल मिलाकर में इनमें इनका जो धार्मिक क्रियाकलाप है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, वह आत्मावाद एवं प्रकृतिवाद से संबंधित है। एनिमिज्म, ठीक है, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। मैक्स मुलर का ये सिद्धांत है। मैक्स मुलर जी कहते थे प्रकृति ही सब चीज़ है, प्रकृति की पूजा ही धर्म है, धर्म का विकास प्रकृति से हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये अलग चैप्टर है जो धर्म और जादू में के एक अलग चैप्टर है, उसमें इसका पूर्ण रूप से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया संथाल जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप का वर्णन हो गया और परिचय हो गया और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब इंदु बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखे हैं, एक प्रश्न है, संथाल जनजाति एवं संस्कृति संपर्क। ये संस्कृति संपर्क क्या चीज़ है? हम पहले भी कह चुके हैं कि संस्कृतिकरण और संस्कृति संपर्क में बहुत अंतर है। संस्कृतिकरण एक अलग चीज़ है, इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, और संस्कृति संपर्क एक अलग चीज़ है। संस्कृति संपर्क है कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के संपर्क में आना और उस पर अपनी प्रभाव को छोड़ना, अथवा वो अपनी मूल विशेषताओं को खो देना। जब एक संस्कृति किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आकर अपनी मूल विशेषताओं को खो देता है, ऐसी अवस्था को संस्कृति संपर्क के नाम से जाना जाता है। जबकि संस्कृति करण एक अलग प्रक्रिया है, वह सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें प्रायः नीची जाति के लोग अपने से उच्च जाति के लोगों का रहन सहन, खान पान, वस्त्र, व्यवहार, संस्कृति को सीखता है, अपनाता है। इसलिए वो अलग बिंदु है, वो इसमें मिक्स नहीं करना है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे संस्कृतिकरण क्या और संस्कृति संपर्क क्या है। मैंने पहले भी इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ, एक अलग मैंने वीडियो बना के इस पर डाल दिया है ताकि इस मामले में आप लोग कंफ्यूज नहीं करें। और संस्कृति संपर्क यह होता क्या है? संस्कृति संपर्क, जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति संपर्क में आती है तो किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है और यह प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ये 4 बिंदु से प्रारंभ होती है संस्कृति संपर्क। पहला है ईसाईकरण, दूसरा है औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं बाजारीकरण, इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जो हमें मिला या किसी को मिला तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, उस चीज को हमको देखना है। अब विवाह देखिए, अब सामाजिक जीवन पर चलते हैं। सामाजिक जीवन पर संस्कृति संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा? तो सामाजिक जीवन में विवाह को बापला बोलते थे, ठीक है, बापला बोलते थे, और उनके अंदर जो है रेबड़ बापला होता है, सदाई बापला होता है, तो उनकी रिपील बापला होता है, गुलाटी भी बापला। लेकिन जब संस्कृति संपर्क हुआ, ईसाईकरण होने लगा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण हुआ, तो वो विवाह का स्वरूप में भी बहुत कुछ परिवर्तन होने लगा और लव मैरिज का कॉन्सेप्ट उनके अंदर आ गया। पहले समाज के आसपास ही लोगों की शादी होती थी, लेकिन अब रह रहे हैं बिहार में, शादी हो रही है बम्बई में, शादी हो रही है अमेरिका में। ये आधुनिकीकरण का और ये जो है सो आईटी का प्रभाव है। उनके अंदर सांस्कृतिक इस प्रकार से परिवर्तन हुआ, सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ, समाज का फैलाव हुआ उनके अंदर। विवाह विच्छेद होता है। अब न्यायपालिका की भूमिका आ गई विवाह विच्छेद में।
न्यायपालिका के द्वारा विवाह विच्छेद हो रहा है। ठीक है, अब चलिए कुछ परिवर्तन आर्थिक जीवन में भी हुआ है। हम लोग जानते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं बाजारीकरण ये किन क्षेत्रों में हुआ है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारत में बहुत जगह उद्योग लगने लगे और यह भाग्य की विडंबना है, जिन क्षेत्रों में जनजाति लोग रहते थे, जातीय क्षेत्र थे, जो पहाड़ जंगल थे, जो भरा पूरा संसार था, इनका प्राकृतिक इनका आवास था, उन क्षेत्रों में जो विपुल भंडार पाए गए, महत्वपूर्ण खनिज के विपुल भंडार पाए गए, जिस कारण से उनके क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, वहाँ पर नगरीकरण और बाजारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस प्रक्रिया के लिए क्या हुआ, जो जनजातीय क्षेत्र था उसकी भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया, वो घर से बेघर हो गए। जो कल तक कृषक थे वह बेरोजगार हो गए, उनके अंदर पुनर्वास की समस्या पैदा हो गई, विस्थापन में पुनर्वास की समस्या पैदा हो गई। आज भी यह समस्या किसी न किसी रूप में जनजातीय क्षेत्र में विद्यमान है और बहुत सारे जनजातीय लोग इससे ग्रसित हैं। अकेले टिस्को बनने से, झारखंड में जो भी बना हुआ है टिस्को, टेल्को बनने से कितने संथाल इससे ग्रसित हो गए। विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या अभी भी ग्रसित है। जो कल तक कृषक थे, खुशहाल थे, आज गंदी वातावरण में वो सांस लेने के लिए वो सांस ले रहे हैं और विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। जो कल तक अपना जो प्रथा एवं परंपरा आधारित चावल से बने जो उनका मदिरा होता था, पेय पदार्थ होता था, उसको पीने के बजाय कच्ची शराब पीने लगे, बीमार होने लगे, लीवर खराब होने लगे, कैंसर से जूझने लगे, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो गए। उस नगरीकरण के क्षेत्र में उनकी महिलाएं घर से निकल करके छोटे छोटे काम करने लगे, घरेलू कार्य करने लगे। ऐसी स्थिति में उनकी महिलाओं के साथ बहुत प्रकार के यौन अपराध होने लगे। खैर एक अलग समस्या है, जनजातीय समस्या, उस पर यहाँ पर चर्चा नहीं करना है, ये तो एक सिलसिलेवार है, एक के बाद एक समस्या पैदा हो जाता है और हर पर चर्चा होती है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे संस्कृति संपर्क से उनके जो आर्थिक जीवन में है उनमें क्या क्या ये आया। ठीक है, अब है जो है कृषि कार्य के लिए जो पशुपालन होते थे, अब पशुपालन भी नहीं है। ठीक है, औद्योगिकरण हो गया तो उसके जो क्षेत्र था उसके क्षेत्र में कृषक हो गए, उनका विस्थापन होने लगा। अब वो कमाने के लिए बाहर भी जाने लगे, अपने अपने खुशहाल परिवार से अलग होने लगे। चलिए आगे चलते हैं कि संथाल जनजाति है। इसके बाद है राजनीतिक जीवन। जो राजनीतिक जीवन में अभी क्या प्रभाव पड़ा कि अभी देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने से उनका जो प्रथा एवं परंपरा पर आधारित जो परंपरागत मांझी था उसका महत्व कम हो गया, तो सामाजिक नियंत्रण भी कम हो गया। जब सामाजिक नियंत्रण कम हो गया तो विभिन्न प्रकार के अपराध उनके समाज में पैदा हो गए। लोग न्याय पाने के लिए न्यायपालिका की सहारा लेने लगे। बिटलाहा जैसे जो उनका सामाजिक जो नियंत्रण का तरीका था वो धीरे धीरे कम होने लगे। आज आप जाइएगा ग्रामीण क्षेत्र में, आज आप जाइएगा जनजातीय क्षेत्र में, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो न्यायपालिका के चक्कर काट रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन जनजातीय पंचायत जो थी उसमें इंसाफ सही होता था, सामाजिक नियंत्रण का भय रहता था उनको, समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, इनका भय रहता था उन्हें। लेकिन यह भय समाप्त हो गया है, समाज और नियंत्रित हो गया, समाज में बहुत सारी बुराइयां घर की गई है। ये है इनका राजनीतिक जीवन में ये परिवर्तन हुआ। चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप पर क्या प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो कल तक अपने समाज में
अपने जो उनका पर्व त्यौहार होता था उसके द्वारा मनोरंजन करते थे, आज डीजे सुनते हैं और उस पर मनोरंजन करते हैं और भद्दे डांस करते हैं। ये उनका सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो गया, में अंतर आ गया। प्रकृति में विश्वास नहीं करके ईसाईकरण हो गया, चर्च में जा रहे हैं, सिंगबोगा का पूजा नहीं करके चर्च की ओर जा रहे हैं। आप जानते हैं कि संस्कृति संपर्क के अंतर्गत सबसे पहला जो चरण था, पहला बिंदु था, वह ईसाईकरण था। इन लोगों ने सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने जंगल और पहाड़ का क्षेत्र चुना, इनके घरों में घुसा। कुछ लोग बस इन लोग को लोभ दे करके उन लोग को मिलाया अपनी तरफ और अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया उनके अंदर। इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण उसका संपूर्ण धार्मिक क्रियाकलाप में चेंज हो गया। वे सिंगबोगा का पूजा करने के बजाय चर्च में जाकर सर झुकाते थे। जो सामाजिक नियंत्रण का तरीका उनका मांझी था, उनका बात नहीं मानते थे, फादर की बात मानते थे। इतना ही नहीं, वे अपने आप को उसी समाज में रहते हुए अपने को दूसरे जो ऐसे व्यक्ति जिनका ईसाईकरण नहीं हुआ था उससे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और अपनी ही महान प्रथाएं परंपरा जो उनकी संस्कृति थी उसके प्रति उनके अंदर हीन भावना ग्रसित हो गई। सामाजिक नियंत्रण का तरीका बदल गया, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे अंग्रेजी शिक्षा पा करके। यह उनके अंदर एक मन में एक नकारात्मक भाव है अंग्रेजी शिक्षा के कारण, ईसाईकरण के कारण। चलते हैं, कुल मिलाकर इनका जो ये है, ये सब है। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इतना काफ़ी है, क्योंकि और भी चर्चा करेंगे और सब विषय बिंदु में, लेकिन इतना काफ़ी है। इसको 7-8 पन्ना हो ही जाएगा इतना में आराम से। इस प्रकार से दोस्तों देख रहे हैं कि संथाल जनजाति और संस्कृति संपर्क, अभी आप देख रहे होंगे, आप रांची जाते होंगे, आप देखते होंगे कि संथाल जनजाति की जो पुरुष हैं चाहे महिला हैं, वो सुबह उठ के साइकिल लेकर के अपना चल देते हैं, कृषक के रूप में कार्य करते हैं। उनका संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप में बदल गया है, टेंशन में रहते हैं। कल तक उनकी सीमित आवश्यकताएं थी, अब उनकी सब आवश्यकताएं भी अधिक हो गई है। जो मनोरंजन वो रात में शाम में खेल कूद से करते थे, आज वो मनोरंजन टीवी से कर रहे हैं, टीवी पर भद्दे पिक्चर देख रहे हैं। यह उनके मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, उनके अंदर घर कर गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि संस्कृति संपर्क के कारण उनके ऊपर सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। एक सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राजनीतिक आरक्षण को लेकर के आज संसद में वो लोग विद्यमान हैं, उनका सोशल स्टेटस बढ़ा है, सफ़ेद पोश हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है, पोषण हो रहा है, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। ये सब उनका सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके अंदर बहुत सारी समस्याओं का विकास हो गया है। सरकार इनकी समस्याओं के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, आगे करती रहेगी। संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी योजनाएं इनके लिए चल रही है। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए दोस्तों, ठीक है, समाप्त करते हैं इस बिंदु को। आशा करते हैं कि आपने पूरा वीडियो सुना होगा, इसको देखिए। यह एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संथाल जनजाति पूछता है। इसके अलावे अगला जो है क्लासेज होंगे उसमें मैं मुंडा जनजाति पर चर्चा करूंगा। 2-3 जनजाति में से एक जनजाति क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, इसको पूरा देखिए, समझिए। धन्यवाद।